हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार में रट्टा फरार में। मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैंने इस क्लास को एनालाइज करने के लिए 1.5 मंथ यूटिलाइज़ किया है। मतलब मैंने 1 से लेकर 1.5 महीने तक मैंने कोई दूसरा वर्क नहीं किया। मैंने आपके लिए सिलेबस और बुक लिस्ट तैयार की है जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब मेरे एग्ज़ाम से तो मुझे मैसेज आया करते थे कि सर यूपीएससी की बुक लिस्ट बता दो, सर यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज थे, मैं हर एक को रिप्लाई कर नहीं सकता था। और बुक लिस्ट बनाना, मतलब कि बुक लिस्ट को एक अच्छी तरीके से बनाना, वो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक यूपीएससी में इतना सारा सिलेबस होता है कि आप उसको कवर करने के लिए मतलब कोई भी इंसान कवर नहीं कर सकता उस सिलेबस को। तो हमारे लिए जो रिलीवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़कर हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, उतना मैंने जो मतलब कि बहुत ही कम सिलेबस लिया है मैंने, जो रिलीवेंट है वही मैंने लिया है, एक्स्ट्रा फालतू का नहीं लिया। देखो मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर्स होते हैं वो भी 50 से 60% मार्क्स स्कोर करते हैं 100% में से। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूपीएससी का सिलेबस मैं पूरा कवर कर लूँ, मैं उसमें 100 में से 100 मार्क्स लेके आ जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत ही वास्ट होता है। तो हमें ऐसा कुछ मतलब तैयारी करनी है जिससे कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो मैंने वही किया है। मैंने इसको एनालाइज़ करने के लिए जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी की मैंने वीडियोस देखी, उनका जो स्टडी प्लान था, उनके जो बुक लिस्ट थी उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद उनमें से जो सेम था, मतलब जो हर एक टॉपर ने बताया, उसको अलग किया। उसके बाद टीचर्स को सुना, जैसे कि बहुत सारे अनअकैडमी पे टीचर्स, उसके बाद दिव्यकीर्ति सर, बहुत सारे ओजा सर, सबकी मैंने वीडियोज़ देखी। और उसके बाद फिर जो मतलब मिक्सअप करके जो सिलेबस मुझे लगा कि हाँ ये वाला सिलेबस अगर कोई बंदा पढ़ लेता है, कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है, तो कम से कम बुक्स में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि मैं कोई यूपीएससी टॉपर नहीं हूँ, मैं कोई यूपीएससी का टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि यार जब इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो ये हमें कैसे बता सकता है कि ये बुक लिस्ट है, ये पढ़ने से हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूँ, जितने भी टॉपर्स बनते हैं वो कभी भी अपने से बुक्स पढ़ के ये नहीं पता करते कि बुक लिस्ट हाँ ये बुक सही है कि नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे किसी ने बताया कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मैंने सोचा मुझे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी, मुझे नहीं लगता लक्ष्मीकांत अच्छी है। मैंने क्या किया, दूसरी बुक लेके आया। अब मुझे ये पता करना कि कौन सी बुक अच्छी है, तो मैं हर एक बुक तो पढ़ नहीं सकता, बात समझ रहे हो मेरी। तो जो और लोग बताए हैं उनको ही वो फॉलो करते हैं, बाद में जाके टॉपर्स बनते हैं, कुछ अपने से वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आज की जो क्लास है उसमें सिलेबस से लेकर बुक लिस्ट से लेकर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, और उनमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर एक चीज़ एनालाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने 10 ईयर्स के देखे, उनमें से जो क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली फोकस किस पे किया जाता है, मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग अच्छे से क्लास देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस और बुक लिस्ट की। उससे मैं पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर क्यों करना चाहते हो। देखो सिंपल सा है कि मैं आज अगर वीडियो बनाने बैठा हूँ तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बुक लिस्ट पता चल जाए, जिससे कि आपकी जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारी बुक लिस्ट पढ़ी है, बहुत सारे टीचर्स अपनी अलग बताते हैं, टॉपर्स अपनी अलग बताते हैं, इंसान उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा पढ़ना है, ठीक है। जैसे स्ट्रीम कोई बताता है स्पेक्ट्रम की, कोई बोलता है ओल्ड एनसीईआरटी, कोई बोलता है न्यू एनसीईआरटी, कोई बोलता है बिपिन चंद्रा। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए रिलेवेंट कौन सी, हम कौन सी पढ़ के अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में अपनी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, तब तक आपको उस काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो कि जब अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको टीचर्स ये बोले कि असाइनमेंट आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास रीज़न है कि असाइनमेंट बनाने से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तभी आप उनको बनाते हो। तो पहले आपके पास एक ठोस वजह होनी चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को करना क्यों चाहता हूँ। अगर आपके पास वजह नहीं है तो उस वजह को पहले ढूंढो कि मैं इस वजह से, मेरा ये कारण है, मैं इस वजह से एग्ज़ाम यूपीएससी को क्लियर करना चाहता हूँ या फिर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो पहले व्हाई डू यू वांट टू क्लियर यूपीएससी, दैट इज़ द मेन क्वेश्चंस विच यू शुड आस्क योर सेल्फ। मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए यूपीएससी क्यों करना चाहते हो। उसके बाद जो आपकी जर्नी है, ठीक है, जो आपकी जर्नी, जो आपकी प्रिपरेशन है, बहुत ही बड़ी जर्नी है। मैं आपसे बोलूँ तो 1.5 साल तो लगता ही है, मतलब प्रिपरेशन में 1 साल लग जाएगा और आपका 8 to 9 मंथ आपके एग्जाम्स होने में, मतलब
ना पूरा 1 साल 2 साल की जर्नी कम से कम रहती है यूपीएससी की, तो आप ये चाहो कि मैं 2-3 महीने में कंप्लीट कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जब तक आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई पावर नहीं है तब तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी को एक स्मूथ वे में, एक अच्छे वे में ले जाकर मतलब अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टेप पहला है एनालाइज द सिलेबस डीपली। जो आपका सिलेबस दिया जाता है, ठीक है, आपकी जो यूपीएससी की जो साइट है उस पर आपको सीएसई का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो आपको उसका सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाइए, उस सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए। देखो, अगर आप 1 महीना मतलब 1 मंथ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने में लगा देते हो, तो आपके जो एक्स्ट्रा मतलब जो 1 मंथ है, जब आप इन दोनों को करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस 1 महीने की मेहनत में आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री आता है किसमें, यूपीएससी में। अब हिस्ट्री बहुत बड़ा है। हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो मतलब आज से लेकर पुराना जितना भी अपने ईयर्स जितने भी बैक गए हो, सारा हिस्ट्री है। उसमें एंशिएंट भी आता है, उसमें मॉडर्न भी आता है, उसमें मिडिवल भी आता है। आप कितना पढ़ लोगे? अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से क्या पढ़ना है। जैसे मान लो कि वॉर हुआ है, किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितने सोल्जर्स थे, मतलब कौन से सिटीज़ में हुआ है, आपको ये पढ़ना है कि वॉर के पीछे वजह क्या है होने की, वो पढ़ना है। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर आपको बताता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और सिलेबस आपको बताता है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आप पहले सिलेबस को एनालाइज करिए, उसके बाद यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, पहला स्टेप है एनालाइज द सिलेबस डीपली। इसका बेनिफिट क्या है, यू विल नो व्हाट टू रीड। आपको चलेगा पता कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है एग्जामाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको क्या करो, एग्जामाइन करो, उनको अच्छे से देखो, सिलेबस के साथ मिलाकर देखो। इसका बेनिफिट क्या है, यू विल नो विच टॉपिक्स टू स्टडी एंड विच वन टू स्किप। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है, ठीक है। कब युद्ध कब हुआ था, कौन राजा था, किसने किसको हराया, ये उसमें नहीं आता। अगर मेंस की बात करूं तो उसमें ये सब नहीं आता कि कौन से राजा ने कब किसको हराया। उसमें ये आता है कि युद्ध होने के पीछे वजह क्या थी, अगर ऐसी कौन सा रीज़न है जिससे कि हम युद्ध को रोक सकते थे। तो वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको एग्जामाइन करते हैं। तो जब आप दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ोगे, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे इस वाले टॉपिक पे फोकस करना है। वैसे ही आप करंट अफेयर्स पे जब जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि मुझे करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, उसमें से आपको चल जाएगा पता कि हाँ ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, तो मुझे ऐसे स्टडी करनी है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। देखो, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप 3 किलोमीटर चलोगे, जहाँ आप खड़े हो आपसे वहाँ पे 3 किलोमीटर चलोगे तो आपको मेरा घर मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने 3 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मेरा घर है नॉर्थ में, आप चल दिए साउथ में, अब आप 30 किलोमीटर भी चले जाओ आपको मेरा घर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। अगर वहीं आप नॉर्थ में चलते तो आपको ईजिली मेरा घर मिल जाता, आप आराम से मेरे घर तक पहुँच जाते। तो वही चीज़ जो डायरेक्शन है वो कौन दिखाता है, वो आपको दिखाता है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने विदाउट सिलेबस और विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो बिलीव मी आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता है आपको क्या पढ़ना है और उसमें से क्या स्किप करना है और किस पे फोकस करना है, तब तक आप अपनी एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, तो है सिलेक्ट और बुक लिस्ट। अपनी जो बुक लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अपनी मतलब अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि मैं इतना कवर कर सकता हूँ उतनी सिलेक्ट कर लो। अब इसमें है लेस इज मोर। जितना कम बुक लिस्ट आप सिलेक्ट करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। मैंने क्या कहा, जितना कम आपके पास रिसोर्स होगा, बुक लिस्ट होंगी, बुक्स होंगी, उतना आपको प्रॉफिट होगा। सर इससे क्या मतलब है, मतलब मैं जितना ज़्यादा पढ़ लूँगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। आप बोल रहे जितना कम पढ़ोगे उतना प्रॉफिट है। देखो, जब आपकी बुक लिस्ट कम होगी, ठीक है, आपको टाइम कम देना पड़ेगा। जब टाइम कम देना पड़ेगा तो आप रिवाइज ज़्यादा कर लो। जितना आप रिवाइज करोगे चीज़ों को उतना आपके माइंड में रहेगा। ऐसे पढ़ने से कोई भी चीज़ माइंड में नहीं रहती। तो मेन चीज़ ये है कि आपने जो पढ़ा क्या वो आपको आता है, और आएगा कब, जब आपके रिसोर्सेज कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। तो लेस इज़ मोर, जो रिलीवेंट है वही रिसोर्स आप रखिए और लिमिटेड रखिए। तो स्टेप 3 ये बोलता है
स्टेप 4 जो है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की आपने क्लास 9th की बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ ली क्लास 9th की। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर लो, उसको सॉल्व करो, आपको कितना उसमें से आ रहा है, फिर उसको चेक करो कि आपने कितना उसमें सही किया है, आपके आंसर्स कैसे हैं, किसी और से चेक कराओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसकी जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चन है उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी जो आप कितना उसमें से सीख पा रहे हो, कितना आपको याद रह रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, बिलीव मी, जो आपकी इससे मतलब जो आप नॉलेज गेन करोगे बहुत ज़्यादा होगा। मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ता हूँ उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखता हूँ कि उसके क्वेश्चंस कौन कौन से, उनको लगाने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरे माइंड में थॉट्स भी आते हैं कि मतलब जो मैंने पढ़ा है उसको मैं दोबारा रिमेंबर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग से ही। ऐसा मत करना कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया फिर लास्ट के 2 महीने में जाके मॉक टेस्ट लगा रहे तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि तब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको टीचर्स बोलेंगे कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना रहना है लास्ट के 2 महीने में। तो आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। कैसे करनी मैंने आपको बता दी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उनको निकालो, ठीक है, या किसी भी स्कूल का पेपर निकालो, उसको सॉल्व करो, उसकी आंसर राइटिंग करो, बाद में खुद से चेक करो क्या मैंने सही लिखा है, या किसी और से चेक कराओ जो आपका सीनियर है या फिर जिसको नॉलेज है, उससे बोलो कि इसमें आप कितने मार्क्स देना चाहते हो, उसके हिसाब से आपने उसमें क्या गलती की वो आपको तभी बताया जाएगा। तो जब आप टॉपिक के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करते जाओगे तो आपको बाद में बड़ा टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है मॉक टेस्ट। जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपनी जर्नी में जो करंट अफेयर्स है उसको मत भूलना। जैसे आप डेली खाना खाते हो, ठीक है, खाने को भूल सकते हो लेकिन करंट अफेयर्स को मत भूलना। मैंने क्या कहा, आप डेली अपने करंट अफेयर्स को क्या करो, अपने जो करंट अफेयर्स है उनको एनालाइज करो। और एक काम और करना, जैसे वीक में आपने 6 डेज कर लिया, ठीक है, संडे को क्या करो, सारे जो 6 डेज में आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है, उनको फिर दोबारा मतलब उनको रिमेंबर कर लो। ठीक है, उनको मेमोराइज कर लो दोबारा कि आपने 6 दिनों में क्या क्या पढ़ा है करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो आप अभी आगे बुक लिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी एग्जाम में। मैं आपसे बोल दूँ, अगर आप करंट अफेयर पे पूरा 100% फोकस करते हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोस्टली सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स आपका मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, करंट अफेयर को अच्छे से फोकस करते हो तो 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्न करने की, मतलब सीखने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। देखो पता क्या होता है, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आप किसी भी काम को सीखने के लिए क्यूरियस होगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको उसको सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई आपको टॉपिक नहीं आ रहा, आपने देखा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, ठीक है, आपको अच्छे से उसको समझना है। आपको टॉपिक नहीं आ रहा, आपने बुक में पढ़ा, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी, वहाँ पे सीखो। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होगी सीखने की, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। और जब तक क्यूरियोसिटी नहीं है तब तक आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, आप एक बुक पे डिपेंड रहोगे। जब भी आपको टॉपिक समझ में ना आए, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी, आप उनको देख लो, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लगन, एक इच्छा और एक जो होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा इसका मतलब सीखने की मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मेक योर ओन स्ट्रेटजी एंड स्टिक टू दैट। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी खुद की रणनीति बनाओ। जो आपको पढ़ना पसंद है तब पढ़ो। ठीक है, आप कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे पढ़ रहा है, 22 घंटे पढ़ रहा है, उनको पढ़ने दो। यार उनको जल्दी समझ में नहीं आता, आपको जल्दी समझ में आता है, अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, अब जो इंसान जल्दी समझ नहीं पाता वो तो पढ़ेगा यार, उसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आता है उसको। अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो उतना टाइम क्यों देना, अपना टाइम दो। मैं बोलता हूँ 6 to 7 आवर्स बहुत हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। 6 से 7 घंटे पढ़ो, लेकिन उस टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो। मेरी बात समझ में आ रही है? उस टाइम ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे बैठ जाओ, इंस्टाग्राम पे बैठ जाओ, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे, चाहे वो आप 2-2 के घंटे के मतलब इंटरवल में दो, अंतराल में दो, या फिर आप एक साथ पढ़ो। एक साथ पढ़ने से कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप कुछ लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आपको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, आप लेट नाइट पढ़ो, किसी की बातों में मत आओ। आप अपने हिसाब से काम करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अब वही है, जैसे मैं हूँ, मुझे रात में पढ़ना पसंद है। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे सुबह पढ़ना है, क्योंकि लोग बोलते हैं, मैंने सुबह पढ़ने की कोशिश की तो रात को मैं सो गया 8-9 बजे और सुबह आँख खुलती है 12 बजे। मतलब कि मैं शाम को कितनी भी जल्दी सो जाऊँ, सुबह मुझे उठना है 8-9 बजे ही। तो उससे क्या, मेरा
मेरा बेनिफिट है। इससे अच्छा ये है कि जो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोने में वो अपना यूटिलाइज़ कर लूँ। रात में पढ़ने से कोई घाटा थोड़ी है। अगर मुझे रात में पढ़ना समझ में आता है तो मैं रात को पढ़ूंगा ना यार। तो आपको जब समझ में आए, जब आपको अच्छा लगे, जब इंटरेस्टिंग लगे तब आप पढ़िए। किसी की बातों में आने की नीड नहीं है। आपको कैसे समझ में आता है वो आप करिए, क्योंकि आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं वो किसी और इंसान से मैच करें ज़रूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, टॉपर्स को सुनते हैं, जो अच्छा मुझे लगा टॉपर जो हमारे जैसा लगा, हमने उसकी बुक लिस्ट उठाई, उसकी स्ट्रेटजी उठाई, उसका टाइम टेबल उठाया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में हम पागल हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, हमें यूपीएससी नहीं कर पाएंगे, फिर हम किसी और सर्विस पे आ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी थी स्ट्रेटजी और कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखना कि मैंने कैसे इस बुक लिस्ट को कितना सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एनालाइज करके समझाया है। मुझे मेहनत करनी पड़ी, वो मेरी मेहनत है, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से समझ लो। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भटकने की नीड नहीं है। अगर आप मुझे विश्वास करते हो तो आप इस बुक लिस्ट को फॉलो करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो इसमें है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जो जीएस पेपर 1 है। उसमें क्या करना है आपको, टोटल सब्जेक्ट 5 होते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं हम बात करते हैं। पहला है आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला एवं संस्कृति, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, उसमें कला एवं संस्कृति, जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको पढ़ने की नीड क्या है, हमें कला संस्कृति क्यों पढ़ना है। हमें तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चलाना है, उसके लोगों को हैंडल करना है, तो हमें हैंडलिंग सिखाई जानी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जानी चाहिए, हमें और क्वालिटी सिखाई जानी चाहिए। ये कला एवं संस्कृति हमें क्यों सिखाई जा रही है। तो देखो, कला एवं संस्कृति हमें क्या बताती है कि लोगों ने कैसे डेवलपमेंट किया। आप पता नहीं कौन सी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद वहाँ की जो संस्कृति है लोग उसको फॉलो करते हैं, आप उसके खिलाफ आ गए, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आपकी वो बात नहीं सुनेंगे। अब जब तक आप उनकी जो संस्कृति है, जो कला है, जब तक आप उसमें नहीं डल जाते, लोग आपसे मेल जुलाव नहीं करेंगे, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। और जब तक पब्लिक आपसे बात नहीं करती तब तक आप पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कला एवं संस्कृति अपने जो पूर्वज हैं उनकी थिंकिंग को, और अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने कैसे ग्रो किए, पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, तो जो चेंज हुआ है इसको बताने के लिए कला एवं संस्कृति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें जो प्रीलिम्स है उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मेंस एंड प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करना, आपको अलग से नहीं करनी है। जब आप प्रीलिम्स की करो तो मेंस की करो, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको मेंस में सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है कि कंसेप्ट क्या है, और प्रीलिम्स में आपको कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों फोकस करना है, ठीक है। तो साथ साथ तैयारी करो। बाद में आप प्रीलिम्स से 3 महीने पहले मेंस की तैयारी छोड़ सकते हो, तब आप जाके प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा सकते हो। एमसीक्यू आपको मिलते हैं बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको जो तैयारी है, जो मेन तैयारी है, वो आपको दोनों की साथ में करना है। तो हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें प्रीलिम्स में आते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस, और मेंस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर मटेरियल की बात करूँ कि हमें पढ़ना कहाँ से है, तो जो सबसे रिलीवेंट है और सबसे सिंपल है, आसान भाषा में, आसान तरीके से, बिना ज़्यादा आप भटके हुए आर्ट एंड कल्चर को फॉलो कर सकते हो। तो आप क्या करना, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपको दूसरी बुक करने की नीड नहीं है। मैंने क्या बोला, आर्ट एंड कल्चर अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, आप इसको कर लेना। इसमें आपको पूरा अच्छे समझाया गया है कि हमारा जो इंडियन आर्ट है या कल्चर वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें थी, ठीक है। और जो बाकी है वो आपको एंशिएंट, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आर्ट्स के बारे में समझ में आएंगी। तो आपका, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी क्लास 11th और जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे उससे आप आर्ट एंड कल्चर कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर एक और इच्छा है कि यार मेरा मन नहीं भरा, मुझे और पढ़ना है, तो आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर नाम से नितिन सिंघानिया की बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। वो अपनी सप्लीमेंट रखना। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 11th की जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट या फाइन आर्ट है, इस नाम से है, तो आपको इसको करना कंपलसरी है, प्लीज़ इसको मत छोड़ना। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। तो इंडियन हिस्ट्री की है। इंडियन हिस्ट्री में क्या है, आपकी 3 टाइप की हिस्ट्रीज होती हैं। हम तीनों टाइप की हिस्ट्री को देखेंगे। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो इसमें जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में से क्वेश्चंस नहीं आता, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, ध्यान रखना, कंसेप्ट इससे ज़्यादा क्या करना है, आपको फैक्ट पे फोकस करना है कि ये कौन सा युद्ध कब हुआ था, मतलब कि कौन से राज्य में कौन सी कला को डेवलप किया गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है।
तो उसमें आपको फैक्ट्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में आते हैं, आपके मेंस में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल आपके लिए है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। राम शरण शर्मा मतलब RS शर्मा नाम से ओल्ड एनसीईआरटी आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको उसे रेफर करना है। ध्यान रखना ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा की पढ़नी है आपको। न्यू एनसीईआरटी मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मतलब कि टाइम वाइज आपको सीक्वेंस वाइज आपको दिया गया है, तो आपको समझने में अच्छा लगेगा और डीपली आपको बताया गया है कि जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना रामचंद्र शर्मा की। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप छोटी सी बुक है ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा की। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लोगे, आपकी एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कोई बुक, एडवांस बुक नहीं पढ़नी है अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो। अब बात करते हैं सेकंड जो इसकी हिस्ट्री है वो मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता। ध्यान रखना मिडिवल हिस्ट्री का प्रीलिम्स में 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको इसकी फैक्ट्स पे भी फोकस करना है, कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से जब भी कोई तैयारी करते हो तो आप फैक्ट्स को लेकर चलना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके MCQs आते हैं तो आपसे वहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि राजा ने वो युद्ध किया उसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि वजह आप इतनी बड़ी वजह नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको MCQ हो तो उसमें फैक्ट पूछेगा। ठीक है, किसके साथ युद्ध हुआ, कब हुआ, तो वो सारे आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या करोगे, मिडिवल हिस्ट्री के लिए फिर से ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। सतीश चंद्रा नाम से एक राइटर है, उन्होंने एक ओल्ड एनसीईआरटी लिखी है मिडिवल हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना, आपका मिडिवल हिस्ट्री यहाँ से हो जाएगा, कोई भी आपको एडवांस बुक पढ़ने की नीड नहीं है। तो आप देखते जाओ कैसे कैसे हम सिलेबस को बहुत ही कम मतलब बुक्स लिस्ट में आपको मैं कैसे पूरा सिलेबस कवर कराता हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। अब इसमें सेकंड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं 11 से 16 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ध्यान रखना। मेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी है और हमने इसके बारे में समझ भी रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 1757 से लेकर अभी तक, ठीक है, जो भी आपका है वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है बस देख लो। मटेरियल आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम, बस एक बुक है, बस इतना कर लो। स्पेक्ट्रम बुक को अच्छे से कर लो, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो 6 to 12 की। ठीक है, आपको उसमें एंशिएंट और मिडिवल भी हो जाएगा और साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पहलू आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हो 6 to 12। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार उनकी क्या करना, ऐसे ही रीडिंग कर लेना, मतलब ब्रीफ रीडिंग कर लेना, समझ लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पकड़ लेना। अगर आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ सकती है तो आप सीधा स्पेक्ट्रम से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है। जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है वो आपको बताता जा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ रही है, टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो, आप उसको कहीं ना कहीं से पता कर सकते हो, तो आपको एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप स्पेक्ट्रम से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। थर्ड सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व का इतिहास। इसमें क्या करना है आपको, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आता है, इसमें मेंस में आता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में आता है। उसमें क्या आता है, आपका वर्ल्ड वॉर आ जाता है, इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है इसमें, फिर आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड आ जाता है। बहुत सारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी कर लो, क्लास 9th की एनसीईआरटी कर लो, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा समझ में आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ मटेरियल वो रिलीवेंट मटेरियल है, इससे कम मटेरियल में आप एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। जितना कम हो सकता है और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आप इन सबको अच्छे से कर लो तो बिलीव करो कि आप ऐसे मार्क्स लाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो रिलीवेंट मटेरियल है और सब इंपॉर्टेंट मटेरियल है। आप ये मत सोचना कि पता नहीं क्या क्या बता दिया गया, वही बताया है जो जिससे पढ़ के आप अपनी एग्जाम सिंपल तरीके से कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी पूछा जाता है आपका यूपीएससी सीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी जो है उसको उठा के देखा था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स मैच कर रहे थे। क्वेश्चन अलग था लेकिन टॉपिक्स मैच थे, कंसेप्ट वही था। अगर आप पढ़ लोगे आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। इसमें प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस कोई नहीं आता है, मेंस में आपके 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन, पॉपुलेशन, उसके बाद पॉल्यूशन, इनको कम कैसे करना है, गवर्नमेंट कौन कौन से इनमें इंसेंटिव्स ले रही है कम करने के लिए, कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ से, करंट अफेयर्स पढ़ लो, बहुत है करंट अफेयर्स। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जो ये भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरा, अगर आपको और भी समझना है, आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, आपको और समझना है, तो इंडियन सोसाइटी की एक एनसीईआरटी आती है क्लास 12 की, आप उसको पढ़ लो, आपको नॉलेज मिल जाएगी इंडियन सोसाइटी है क्या। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी क्लास 11 की एनसीईआरटी है। मतलब ये 2 एनसीईआरटी कर लो, इन करंट अफेयर्स पे फोकस कर लो। आपका जो 4th इंडियन सोसाइटी नाम का सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा रुको ना, हवा चल रही है, डिस्टर्बेंस होगा, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था। चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो इंडियन सोसाइटी समझ में आ गया होगा आपको कि आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में करंट अफेयर फोकस करना है कि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर रही है। अब बात करते हैं आगे, जो हमारा फिफ्थ और लास्ट सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 का, वो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में आपको इंडिया एंड वर्ल्ड की जियोग्राफी पढ़नी है। उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे टाइप पहला है फिजिकल जियोग्राफी। जियोग्राफी में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी है, मतलब भौतिक भूगोल पढ़ना है आपको। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल पढ़ना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल पढ़ना है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल पढ़ना है। अब ये सर क्या होते हैं, इनमें क्या क्या आता है, जब आप बुक्स को रेफर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, मतलब जो हमारा लैंड है, ठीक है, वो सारा फिजिकल ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री कितनी इकोनॉमिकली डेवलप है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाती है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे प्लेन्स है, ये सारा किसमें आ जाता है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी में आ जाता है। जो आप बुक्स को रेफर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ज्योग्राफी का पार्ट हमें कैसे पढ़ना है। अब बात करूँ प्रीलिम्स में, बहुत ही ज़्यादा इसमें से आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेंस की बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल आपको क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिक नॉलेज के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप इन एनसीईआरटी को पढ़ लेना। जियोग्राफी को आपको कोई भी आपको अलग से बुक रेफर नहीं करनी है, एडवांस बुक रेफर नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 6 to 10th की एनसीईआरटी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लो। उसके बाद आपको ब्रीफ, जो आपकी नॉलेज होने के बाद आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है किसकी, क्लास 11th एंड 12th की 4 बुक्स होती है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की, आपको उनको पढ़ना है। उसमें आपकी इंडियन वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मटेरियल आपका इतना ही है कि एनसीईआरटी 6 to 10th की पढ़ लो बेसिक नॉलेज के लिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ज्योग्राफी में, तो आप उस पर फोकस करना, ठीक है। और साइड बाई साइड आपको क्या करना है, एटलास या मैपिंग देख लेना। मैप ऐप आपके पास होना चाहिए कि कौन सी कंट्री मैप में कहाँ पे है, उसके आसपास कौन से सी है, ठीक है। कभी पूछ लेता है कि इस सागर के या इस जो सी है या ओशियन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है, उनमें से आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो आप मैपिंग भी देख लेना, एटलास ले लेना, ऑक्सफोर्ड या किसी का भी ले लेना, ठीक है। तो आप ये सारा कर लोगे तो आपकी ज्योग्राफी यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, ठीक है। उसमें टोटल सब्जेक्ट 4 होते हैं। 4 में से जो पहला है इंपॉर्टेंट है वो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको देखने को अभी समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी कवर करता है। अगर अभी जैसे हम जो कट ऑफ है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो 90 to 95 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप पास हो जाते हैं प्रीलिम्स में, वहाँ पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसके, इंडियन पॉलिटी के। अगर आप इनमें से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते 25 में से, तो आपके मार्क्स हो जाते हैं 20 दूनी 40, मतलब 40 नंबर आपका पॉलिटी ही कवर कर लेता है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस आपको इसमें सिर्फ एक बुक पढ़नी होती है, वो है एम लक्ष्मीकांत, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसका, पॉलिटी का, ठीक है, बाइबल बोलते हैं किसका, पॉलिटी का। तो इसमें क्या है, प्रीलिम्स आपको देखने मिल जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। मेंस की बात करूँ तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। मटेरियल की बात करूँ तो बेसिक अगर आपको नॉलेज चाहिए तो 6 to 10 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। जैसे मान लो कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है पॉलिटी की, तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर आपको नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, आपको लक्ष्मीकांत समझ में आ रही है, तो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन मैं कहूँगा कि 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, जिससे कि आपको एक बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास 11th की एनसीईआरटी मत छोड़ना। आपको छोड़ना है तो 6 to 10 की एनसीईआरटी छोड़ सकते हो। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लेना। अगर आपने ये 2 बुक कर लिया, आपका पॉलिटी में 20 अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप 19 to 18 क्वेश्चंस आप अच्छे से अटैम्प्ट करके आ जाओगे, वो भी बिल्कुल सही।
अब बात करते हैं इसमें दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा इसमें सब्जेक्ट है वो है सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय। प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चंस नहीं आता, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। मटेरियल की बात करूँ तो इसमें करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। अगर आप करंट अफेयर फोकस करते हो, सोशल जस्टिस मतलब कौन कौन से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है सोसाइटी के लिए कौन कौन से रूल्स लेके आ रहा है, किन किन मुद्दों पर बात हो रही है, उसने कौन कौन से न्याय किए हैं, बहुत सारे आपको करंट अफेयर में देखने को मिल जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, सिलेबस को मैच करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सोशल जस्टिस में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक की बात की जाती है। ठीक है, मैंने टॉपिक्स, मेरे पास हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक मेरे पास है, डीपली टॉपिक है कि जिनको आप पढ़ लोगे, जिन टॉपिक्स को फोकस कर लोगे, तो अगर आप उन टॉपिक्स को फोकस करके आप अच्छे एग्जाम दे के आ सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक महीने जब अच्छे से उसको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपकी जो खुद जो अपनी आपकी अंदर की जो क्षमता है कि आपको पढ़ना क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में उनको एनालाइज करो। प्लीज़ एनालाइज कर लेना। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, इसलिए वो 3 से 4 साल 5 साल तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकलता। पहले एनालाइज करना, आपको एक समझ में आ जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप फिर सोशल जस्टिस में आपको करंट अफेयर में किस फोकस करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बिलीव करो, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, जब आप न्यूज़पेपर उठाओगे, उसमें जो टॉपिक होगा, जब आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो आप समझ जाओगे कि जो ये न्यूज़ है ये कौन से पेपर में आने वाली है और कौन से टॉपिक से है। इतनी आपको नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है गवर्नेंस, शासन। ठीक है, शासन में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मटेरियल के लिए आपको करंट अफेयर्स इसमें भी देखना है। ठीक है, गवर्नेंस में मटेरियल आपको क्या करना है, करंट अफेयर फोकस करना है। उसके बाद सेकंड ARC रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या फिर आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। जैसे दिल्ली में आप मुखर्जी नगर में जाते हो तो आपको ऑफलाइन मिल जाएंगी। सेकंड ARC रिपोर्ट में आपको 1st, 4th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, मतलब ये ARC रिपोर्ट्स हैं, आपको इनको रेफर कर लेना है गवर्नेंस के लिए। ठीक है, जो आप इन रिपोर्ट्स को रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट है कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, लोगों की जो क्या बोलते हैं, हंगर को मिटाने के लिए, पॉवर्टी घटाने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है, तो आपको वो ARC रिपोर्ट में समझ में आ जाएगा। तो इनको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ARC रिपोर्ट्स को एनालाइज करना। ठीक है, गवर्नेंस के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ, इंटरनेशनल रिलेशन, IR मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये इसकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और मेंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टडी मटेरियल की बात करूं तो इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिसका जो कोड है वो है EPS 07। अगर आप गूगल पे जाओगे, आप डालोगे EPS 07 मटेरियल, तो आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में बुक का PDF फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इस बुक को रेफर कर लेते हो तो आपकी इतना बहुत है। उसके बाद करंट अफेयर्स को आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपका IR इग्नू की जो बुक है EPS 07 इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से, वहाँ से कवर कर लोगे आप, और करंट अफेयर फोकस कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं GS पेपर 3 का। इसमें सब्जेक्ट टोटल होते हैं 5 सब्जेक्ट इसमें टोटल हैं। उनको देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें ये होता है, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, हमें सर क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमी हमें बहुत हार्ड लगता है, लोगों को इकोनॉमी सच में हार्ड लगता है, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं। अब कैसे पढ़ना मैं बताऊँगा आपको। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, प्रीलियम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं 18 से 20 क्वेश्चन। देख लो कितना ज़्यादा आपको प्रीलियम्स में देखने को मिल रहा है। अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमी दो अगर कर लेते हो आप, तो आप ये समझो कि 18 से 20 क्वेश्चन मतलब 40 80 मार्क्स आपके यहीं पे हो जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। मेंस में आपको 10 से 11 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं एक पेपर में, 10 क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे इकोनॉमी में। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो। स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आप 9th और 10th की NCERT पढ़ सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th और 10th की NCERT पढ़ सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए। 6 to 8 NCERT नहीं होती, इकोनॉमिक्स 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 to 10th आप पढ़ लोगे बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद जो आपको कंपलसरी पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की NCERT है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी गई है, आप पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा थ्योरी बेस्ड है, आप अच्छे से पढ़ोगे, उनको समझो, बस इतना काफ़ी है। जो थर्ड जो मटेरियल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना 2 बुक्स हैं 12th में, एक माइक्रो एक
मैक्रो है। तो आपको क्या करना है, मैक्रो फोकस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की बुक है, उसमें आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स पे फोकस नहीं करना। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट फोकस करना है। रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, उसका बैंक से क्या मतलब, बैंक और रेपो रेट का क्या संबंध है, रेपो रेट से किस किस को प्रॉफिट होता है, ठीक है, बहुत सारे उसमें होते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद उसके बहुत सारे होते हैं कि स्टेट की जो इनकम है, नेट इनकम, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो आपको नहीं पढ़ना है, ये होती क्या है, कैसे स्टेट की जो इनकम है वो जनरेट होती है, ठीक है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, वो सारे आपको जो कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरी पार्ट है, वो आपको फोकस करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स को फोकस नहीं करना है। जस्ट कंसेप्ट को पढ़ो कि जो उसमें दिए गए पॉइंट्स वो होते क्या हैं, और आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो जाएगी अच्छे से कवर। ओके, अब बात करते हैं इसमें सेकंड टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस का नाम सुनकर पता लोग क्या करते हैं, 6 to 10 की जो साइंस की बुकें पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई आपको जनरल साइंस नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला के पढ़ना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके लिए आपका एक ही स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे इसरो है, ISRO, DRDO है, नासा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्पेस में कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसके पीछे मतलब कौन कौन से इन्होंने इंसेंटिव्स लिए हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाने वाले हैं, कोई मशीनरी अगर आई है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट आया है इंडिया में, कोई डेवलप किया गया है, तो वो उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, उसको जो गवर्नमेंट है उसमें नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ है, कंट्री कैसे हेल्प करेगा। तो जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इनकी करंट अफेयर्स से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड जो इसमें सब्जेक्ट है, वो है एनवायरनमेंट या इकोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण से आपके प्रीलियम से क्वेश्चन आते हैं, 18 से 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन तक आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे एनवायरनमेंट के। अब ऐसा क्यों है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे ज़्यादा क्यों आने लगे, क्योंकि जो आपका IFRS है, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है, ठीक है, वो आपको जो मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है। आपको पता है कि IPS, IAS, IFRS, IFS या कोई भी आपकी इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, IRS है, तो सबके एग्ज़ाम्स एक साथ ही होते हैं, ठीक है, एक जैसा ही पेपर आता है प्रीलिम्स का। तो जब आपको पेपर एक जैसा मिलता है तो उसमें जो आपका जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसके क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो इन्वायरमेंट के आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, 32 कभी क्वेश्चन 33 क्वेश्चन तक आए हैं, मतलब 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 30-32 का एवरेज चल रहा है अभी फिलहाल में, मतलब 18 से 32 के बीच में आता है, 18 से नीचे क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 यूनिट हैं जो आपको इन्वायरमेंट के ऊपर दिए गए, आप उनको फोकस कर लेना। देखो कितना आराम से, कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको स्टडी मटेरियल बताया है कि बायोलॉजी के लास्ट 4 के जो यूनिट्स हैं उन पे फोकस कर लेना, आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा आपको करना है तो क्लास 11th की केमिस्ट्री के पार्ट 2, केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, जो पार्ट 2 है उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से 2 यूनिट दी गई हैं। मतलब क्लास 12th की केमिस्ट्री का पार्ट 2 में 2 यूनिट दी गई हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से, आप उनको पढ़ लेना। आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, कोई एडवांस बुक टच करने की नीड नहीं है। ओके, अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, मतलब आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसका जो प्रीलिम्स में बैटेज है वो नहीं आता प्रीलिम्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट। मेंस में क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मान लो कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अर्थक्वेक हो गया, कोई हादसा हो गया, तो उसके बारे में पूछा जाएगा आपको मेंस में कि इसका मतलब हादसा की वजह क्या थी, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे, कौन कौन सी रीजन्स की वजह से वहाँ पे हादसा हुआ। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। इसलिए मैंने बोला है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका फर्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको उन दोनों को एनालाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद बुक लिस्ट पे आना। मैं पहले बता रहा हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के मतलब 2013 के बाद के जो क्वेश्चन हैं, 2013 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, सबको पता है UPSC का, तो उसके बाद के जो पेपर्स हैं उनको आराम से देखो, उनको अच्छे से समझो, फिर सिलेबस से मैच करो। 1 महीने आप इस पर काम कर लोगे तो आपकी
60 to 70% मेहनत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल, मैंने बोल दिया करंट अफेयर्स से आपका इसका हो जाएगा। 5वां है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक सुरक्षा। प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका भी स्टडी मटेरियल क्या है, करंट अफेयर्स है। आप समझ में आ रहा है भाई करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके जो टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कम आते हैं, वो आपका करंट अफेयर ही कवर कर ले रहा है। मतलब मोस्टली जो आपका कवर कर रहा है वो करंट अफेयर कवर कर रहा है। चाहे इकोनॉमी हो तो करंट अफेयर आता है, आपकी पॉलिटी है तो करंट अफेयर आता है, एनवायरनमेंट करंट अफेयर, सोसाइटी करंट अफेयर, सोशल जस्टिस करंट अफेयर, गवर्नेंस करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी करंट अफेयर। तो आप देख रहे हो करंट अफेयर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि हिस्ट्री हमारी क्या है, बीता हुआ है, उसमें आपका करंट अफेयर काम नहीं आता। ओके, अब बात करते हैं हम जीएस पेपर 4। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब नैतिक शिक्षा, ठीक है, नीति शास्त्र। इसमें क्या है, जो आपकी मोरल्स है, जो आपकी वैल्यूज़ है, उनको देखा जाता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। तो इसमें आपको केस स्टडीज़ भी देखने को मिलते हैं। 2 पार्ट में पेपर आता है। पहला जो पार्ट है वो होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। सेकंड पार्ट में आपको 50% जो कवर मतलब करता है, 125 के आसपास क्वेश्चंस को कवर, मार्क्स को कवर करता है, ठीक है। तो वो आपका केस स्टडीज़ से होता है। अभी केस स्टडीज़ क्या कहाँ से आते हैं वो बता दूंगा मैं। अभी टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, एथिक्स होता है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पहले पढ़नी पड़ेगी एथिक्स की। दूसरा है एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका, अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़, आपकी अभिरुचि और मूल्य कैसे होने चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आप में कैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स, एथिक्स की फिलोसॉफी क्या कहती है, एथिक्स पे कैसे हो, मतलब क्या क्या वर्क करता है, एथिक्स कैसे काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही काम करने वाले हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होती है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होते हैं, कौन कौन से मॉरल्स होते हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप क्या करोगे, भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जा सकता है, क्या आप करप्ट नहीं होगे, या फिर आप जो घूस है वो आप नहीं लोगे। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब देखने को मिलेंगे टॉपिक्स। इनमें से जो मेन टॉपिक जिनसे आपको केस स्टडी देखने को मिलती है वो है 6, 7 और 3। मतलब कि आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, करप्शन और एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ पे केस स्टडीज़ देखने को मिलेगी। मोस्टली आपका करप्शन पे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे आता है। ओके, अब बात करते हैं, कभी कभी 2 और 4 से भी आ जाता है, मतलब एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस से भी केस स्टडी देखने को मिल जाती है। तो आप 6, 7, 3, 2 एंड 4 को अच्छे से कर लेना, इनकी केस स्टडीज़ को भी कर लेना, तो आपका जो पेपर 4 है जीएस का वो आपका अच्छे से हो जाएगा। बुक लिस्ट की बात करूँ तो लेक्सिकॉन ऑफ एथिक्स के नाम से क्रॉनिकल की एक बुक आती है, लेक्सिकॉन ऑफ एथिक्स, आप उसको कर लोगे, आपका एथिक्स समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप दृष्टि आईएएस के दिव्य कीर्ति सर ने बहुत अच्छे से एथिक्स पढ़ाया है, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियोस पढ़ी हुई हैं, 2-3 घंटे की वीडियो है, आप जाके एथिक्स के लिए वहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने जो मटेरियल लिया है वो उनकी वीडियो से ही लिया है, क्योंकि मुझे वो सही लगा, रिलीवेंट लगा, तो मैंने वहाँ से आपको उठा के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो आप समझ में आएगा कि एथिक्स में होता क्या है। वो एथिक्स पे ही फोकस करते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सबको पता है, बहुत पोलाइटली समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। तो आप मैं बोलूँगा आपसे कि एथिक्स के लिए आप उनकी वीडियोस देख लेना। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल है और कौन सा ईजी है आपको अंडरस्टैंड करने में, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो देखो पहले क्या करना, आप पहले जो आपके जीएस के जो आपके 4 पेपर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, आप पहले उनकी पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उनमें से आपको किस में ज़्यादा अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हो, किस में ज़्यादा आपकी अच्छी कमांड है, किस में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वही सब्जेक्ट अपना आप ऑप्शनल रखना, ठीक है। ये नहीं कि टॉपर ने सोशोलॉजी ले लिया, टॉपर ने फिलोसॉफी ले लिया, टॉपर ने मैथमेटिक्स ले लिया, टॉपर ने इकोनॉमिक्स लिया है। बहुत सारे अच्छे मार्क्स हिस्ट्री में आते हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, सिंपल के लिए हम भी वही पकड़ लें, भीड़ वाली चाल मत चलना। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप वो सब्जेक्ट पे पकड़ो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, 500 मार्क्स का आता है, 2 पार्ट में होता है एग्ज़ाम, 500 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको मेरिट में ला भी सकता है, आपको मेरिट से बाहर भी कर सकता है, आपको टॉपर बना सकता है अगर आपने अच्छे मार्क्स को कर लिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको इसमें यह है कि आपकी चॉइस, अभी आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको जो पकड़ना है। इसमें इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको चॉइस दी जा रही है, आपको मैथ आ रहा है मैथ पकड़ो, आपको साइंस आ रही है साइंस पकड़ो, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको जिस पे कमांड है आप उसको पकड़ो। फिर भी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, बैकग्राउंड होता है भैया मैथमेटिक्स का लेके बैठे हैं,
आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, अगर कमांड अच्छी है कोई बात नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का है, अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है हिस्ट्री लेने का, मतलब आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता हिस्ट्री, लेकिन जो टॉपर भाई साहब जिनको आप फॉलो करते हैं उन्होंने हिस्ट्री लिया तो उनके अच्छे मार्क्स आए थे, आपने हिस्ट्री लेके पकड़ लिया और उसी हिस्ट्री की वजह से आप मतलब मेरिट में नहीं आए। बहुत सारे ऐसे 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ऑप्शनल क्लियर नहीं होता है कि ऑप्शनल में मुझे करना क्या है, उसकी वजह से वो रह जाते हैं। मतलब और जो 4 पेपर्स हैं जीएस के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन ऑप्शनल में मार्क्स कम आ जाते हैं, दूसरा बंदा वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लाकर लिस्ट में आ जाता है। आपको देखो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूपीएससी के लिए। एक एक मार्क्स पे रैंक 10-10, 15-15 रैंक पे चली जाती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सब्जेक्ट को चूज़ करना। अब बात करते हैं ऐसे निबंध, ठीक है। 2 ऐसे आते हैं 125 मार्क्स के। इससे पहले 2013 से पहले एक ऐसे आया करता था, शायद 200 या 250 मार्क्स का आया करता था, ठीक है। 1500 वर्ड्स में लिखना पड़ता था, लेकिन इसकी लिमिट है 1000 वर्ड्स, मतलब आपको 1000 वर्ड्स कम से कम लिखना है। 2 ऐसे आते हैं 125 मार्क के, 250 का ऐसे का भी पेपर आता है। ऐसे जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं आपके एनवायरनमेंट पे, प्राइवेट पे बेस्ड होता है, साइंस एंड टेक्नो मतलब विज्ञान या प्रौद्योगिकी पे बेस्ड होता है, पॉलिटी पे बेस्ड होता है, इकोनॉमी या सोशल पे बेस्ड होता है। उसके बाद इंटरनेशनल एंड फिलोसॉफिकल पॉलिटिक्स के बेस्ड पे होता है क्या आपका ऐसे का टॉपिक, ठीक है। तो जब आप अपनी जीएस की तैयारी कर लोगे तो आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको ऐसे में दिक्कत नहीं होती। जितना अच्छे से आप जीएस का प्रिपरेशन करते हो उतना ही अच्छे से आपका ऐसे की नॉलेज आती है। बाद में क्या करना है आपको, या फिर आप उसके साथ जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग में ही आप अपनी ऐसे की प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वही चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, अपनी आंसर राइटिंग फोकस करना है। बाद में जाके जब आप पूरी जीएस की बुक्स कवर कर लोगे, सरट कवर कर लोगे, फिर आप अपने जो प्रीवियस ईयर के ऐसे के टॉपिक हैं जो पहले ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है, जो निबंध पूछे गए हैं, उनमें टॉपिक उठाओ, उस पर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ईजिली आप पाओगे बिलीव में। अब बात करते हैं सी सेट सिलेबस, जो हमारे लिए कंपलसरी, मतलब इसको क्या हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, इसका ऐड नहीं होता है। प्रीलिम्स का तो आपका उसमें हो गया, जो हमारे 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर ए पेपर बी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो हमने कवर कर लिया, किसमें अपने जीएस के साथ जो भी हुए थे उनमें हमने देख लिया प्रीलिम्स में कौन सा आता है, मेंस में कौन सा आता है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सी सेट का जो सिलेबस है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब इंग्लिश का आपको दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, पैसेज आपका दिया जाएगा, आपको उसमें आंसर्स बताने हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, जो रीजनिंग है, सिंपल रीजनिंग आती है, ठीक है। आप इतना ज़्यादा फोकस मत करना इस पर। एक बुक आती है सी सेट के नाम से, आप उसको अगर कर लोगे बहुत मतलब मोर देन इनफ है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के आपके क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक न्यूमरेसी आती है, ऐसे हमारे जो गणित के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक के, वो आ जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, आपकी जो दिमाग की एबिलिटी है उसको, तर्क शक्ति जिसे हम बोलते हैं, मानसिक तर्क शक्ति, वो भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप इतना कर ले तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटजी थी यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। कौन से टॉपिक्स हैं, कितना उसका बैटेज होता है, कितना इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के लिए कौन सा पढ़ना है, मेंस के लिए कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक रफ मतलब एक ऊपर से आइडिया दे दिया। अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि हमें यही चाहिए कि सब्जेक्ट के बायस हमें मटेरियल चाहिए, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक भी दे दिए जाए जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मिडियल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी पे कौन सा फोकस करना है, ठीक है, जस्टिस में क्या पढ़ना है, सोशल जस्टिस में क्या पढ़ना है, गवर्नेंस में क्या पढ़ना है। अगर आपको ऐसे पूरी टॉपिक्स चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से एनालाइज करके, क्योंकि अगर मैं इसमें डालता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और मैं भी थक जाता, क्योंकि मैं तब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और तो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी, तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपको अलग से इसके सारे टॉपिक्स चाहिए, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करके, जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री में जैन और बुद्धिज्म में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मुगल एम्परर अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ऐसे चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स को कर सकते हो, अगर आपकी ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना कि सर मुझे उस वीडियो की नीड है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही है, आप भी बेसिक तैयारी करिए। देखो सिंपल सा ही है, टॉपर होना जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आप भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हो, किसी कोचिंग या उसकी नीड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स की बुक लिस्ट मैंने देखी है,
ठीक है। और जो ये बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ क्योंकि मैंने जब इतने सारे टॉपर्स को पढ़ा है, इतना मैंने जब इस पर टाइम दिया, इतना हार्डवर्क किया है, तो इतनी श्योरिटी मुझे है कि अगर आपने इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान दे दिया तो CSE में क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इस बात की ध्यान रखना। मैं चाहे खुद IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने अभी एग्जाम भी नहीं दिया, कोई क्लियर नहीं किया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आप इतना पढ़ने से आपकी IAS हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी हार्ड वर्किंग पे और मेरे कॉन्फिडेंस पे विश्वास है कि हाँ जो बंदा बोल रहा है, और अगर आप विश्वास नहीं करते हो, आप सारे टॉपर्स की बुक लिस्ट देख लो, उसके बाद जो रिलीवेंट आएगा आपको वही लगेगा, यही लगेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो आंख बंद करके इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा भटकने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। जो भी बताया मटेरियल मैंने, अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो आप NCERT, सारी NCERT पढ़ सकते हो, 35 बुक्स आती हैं, आप 35 की बुक्स 35 बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, आपको जल्दी तैयारी करना है और अच्छे वे में तैयारी करना है, तो कुछ NCERT इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, उनके साथ एडवांस बुक बता दी, और कोई भी अगर वैल्यू एडिशन करना है आपको, ठीक है, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट कर लेना, मॉक टेस्ट जिस भी आप जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो कोचिंग सेंटर्स का जिसका मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको बता देंगे कि आप कहाँ पे मतलब लैक आपकी जो तैयारी अच्छे से नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी लवासना में मिल के एंजॉय करेंगे। लवासना में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, हम उसका मज़ा लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो अच्छे से पढ़िए, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और आपकी माँ एंड आपके पिताजी एक आस लगा के बैठे कि मेरा बेटा एक दिन ऑफिसर बनेगा, तो उनकी आशाओं को तोड़ना मत। भगवान आपके साथ है, आप आपके साथ हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और आपको किसकी नीड है। बस उठाइए अपनी कलम और पेन और लग जाइए तैयारी करने में। ज़्यादा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो। बुक लिस्ट जैसी आपको अच्छी लगती है, मेरी नहीं अच्छी लगती, किसी और की अच्छी लगती है, उस पर जाओ। बुक लिस्ट अपनी जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उनको मंगा लो, रिलीवेंट रखो यार, फिर ज़्यादा भटकने की नीड नहीं है। एक बार आपने फिक्स कर लिया कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, तो उन बुक्स को लेकर फिर स्टडी में जुट जाओ, फिर आपको किसी की सुननी नहीं है, आप पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। चलता हूँ, थैंक यू।